हेलो फ्रेंड्स। फर्स्ट न्यूज़ यहाँ पे है, 3 इंडियन सिटीज अमॉन्ग द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेशन। दिवाली के बाद ये रिपोर्ट आई है कि इन्होंने ये बोला है कि आफ्टर दीपावली दिल्ली वॉज द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड विथ एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ 287 अकॉर्डिंग टू द सर्वे बाय IQ एयर, स्विस फर्म ने ये सर्वे किया है। उसके अंदर दिल्ली का नंबर आया है और दो और सिटी है जो 3 मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है इंडिया के अंदर, उसके बाद मुंबई और कोलकाता का नाम आया है। ठीक है, ये न्यूज़ आगे भी आएगी तो देखेंगे इसके अंदर क्या है। तो किसने रिपोर्ट दी है? ये IQ एयर, ये स्विस फर्म है, बस इतना याद रखिए। उसके बाद ये वरुण गांधी है, इन्होंने आर्टिकल लिखा है इलेक्टोरल सिस्टम से रिगार्डिंग इंडिया के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और बहुत सीखने को मिलेगा आपको इसके अंदर। उन्होंने बोला है कि इंडिया के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन किया है, तो एक जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब जो लोकसभा राज्यसभा में होता है, वो एक बंदा कितने लोगों को रिप्रेजेंट करता है? वो एक बंदा 2.5 मिलियन मतलब 25 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, मतलब पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, तो वही अगर यूएसए में देखेंगे तो एक बंदा 7 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है उनके पार्लियामेंट के अंदर। पाकिस्तान में 6 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है और बांग्लादेश में 5 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है। इंपॉर्टेंट डाटा है, याद रखिए। और इंडिया का अगर आप देखोगे तो ये हो गया सेंट्रल लेवल पे, लेकिन अगर आप म्यूनसिपालिटी पंचायत लेवल पे देखोगे तो वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है। बट वो रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होने के बाद भी उनके पास कुछ पावर नहीं है टू इम्प्लीमेंट टू। ठीक है, तो वो रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होकर कुछ काम नहीं होता है क्योंकि उनको फंड नहीं मिलते स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और खुद का फंड रेज नहीं कर सकते ज़्यादा सा। तो उसकी वजह से उनके पास जो पावर है वो इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, उनके जो फंक्शंस है वो इफेक्टिव नहीं है क्योंकि उनके पास जो फंक्शनरी है उनके पास फंड नहीं है, क्योंकि वो डेमोक्रेसी इंप्लीमेंट करने के लिए। तो ग्रास रूट लेवल पे भले ही इंडिया के पास मेंबर्स रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है ड्यू टू द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, लेकिन रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन वो पावर यूज नहीं कर सकता खुद की। ठीक है, उन्होंने बोला है कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है इंडिया के अंदर। जैसे कि अगर आप देखोगे जो अपना फेडरलिज्म है वो बायस्ड है सेंटर की तरफ। जैसे आप देखोगे कि राज्यसभा के अंदर हर स्टेट को अपने पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन दिया गया। यूपी का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है, गोवा का रिप्रेजेंटेशन कम है। ठीक है, जितनी पॉपुलेशन उतना रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। लेकिन वही अगर आप यूएसए के सीनेट के अंदर देखोगे, वहाँ की कांग्रेस के अंदर देखोगे, तो जो सीनेट है वो रिप्रेजेंट करती है स्टेट्स को। तो हर स्टेट से 2 बंदे जाते हैं, इक्वल पावर देती है। उसका एरिया क्या है, उनकी पॉपुलेशन क्या है, उसका इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट थिंग्स, वहाँ के जो 2 2 बंदे जाते हैं हर स्टेट में, 50 स्टेट से, तो 2 2 बंदे जाते हैं तो 100 मेंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है सेंटर में और स्टेट्स के पावर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। तो वो इंडिया के अंदर नहीं है। वरुण गांधी बोलते हैं कि वी शुड वर्क ऑन दैट, और हमने भी हर स्टेट को एक सिमिलर पावर्स देनी चाहिए राज्यसभा के अंदर, ये उनका कहना है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि फर्स्ट पास द पोस्ट इंडिया के अंदर सिस्टम है। देखो लोकसभा के अंदर अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इसको आप ध्यान से देखिए। देखो A B C D, ठीक है, ये 4 कैंडिडेट है। एक को 10 वोट मिले, एक को 12 मिले, एक को 1 मिला, और डी को 0 वोट्स मिले। तो आप बताओ कौन विन होगा? जिसको 12 मिले वो विन होगा। लेकिन आप अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, जिसको 10 मिले, जिसको 1 मिला, जिसको 0 मिला उसको छोड़ दो, तो ये जो 10 लोग, जो जिस बंदे को जिस लोगों ने वोट दिया, उनका रिप्रेजेंटेशन तो ये बी कैंडिडेट नहीं कर रहा। तो ये फर्स्ट पास द पोस्ट के अंदर क्या होता है कि जो बंदा को सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं वो विन हो जाता है। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा वोट लेके आएगा, फर्स्ट पास द पोस्ट, जो सबसे पहले ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट लाएगा वो विन हो जाएगा। अगर इसलिए वो बोलते हैं कि जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के अंदर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे कि इसी एग्जाम्पल को लेंगे अपन, लेकिन थोड़ा इसमें चेंज करेंगे। ठीक है, देखिए देखिए एक ये पार्टी है, ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी, डी पार्टी। ठीक है, ये पार्टीज है, जैसे कि आपने कांग्रेस, बीजेपी, बीजू जनता दल वगैरह। ठीक है, जैसे पार्टी है वैसे ये पार्टीज है, ABCD। तो पार्टी को वोटिंग होगी, तो इसको समझो, इस पार्टी को 10% वोट मिले, इसको 20% मिले, इसको 40% मिले, और इसको 20% मिले। ठीक है, तो ये ऐसे वोट्स मिले, और बाकी जो वोट्स बच रहे वो लोगों ने वोट्स ही नहीं दिए पॉपुलेशन के हिसाब से, ऐसा उसको पकड़ो आप। ठीक है, तो
फिर से करेंगे ए बी सी डी, ठीक है। तो ए को 10%, बी को 20, इसको 40, इसको 20, ठीक है। तो क्या करेंगे, जितने वोटिंग हुई है ना उनके हिसाब से इनको सीट्स देंगे। अगर 100 सीट्स है उसमें कि 10 सीट्स इनको, 10 सीट्स इस पार्टी को। तो इसके क्या होगा, जो जो पार्टी को जो जो इलेक्शन हुआ है, जिन्हें जिन्होंने वोटिंग किया है, उनका रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में रहेगा। तो वो बोल रहे हैं कि ऐसा आप सिस्टम लाओ। इससे क्या होगा, जैसे कि फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम में जिसके ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट कैप्चर किए, यहाँ पे अगर 40% एक कैंडिडेट है, सी कैंडिडेट, उसने किए तो वही जीत जाएगा इलेक्शन। तो जो मेजोरिटी कम्युनिटी होगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना, जो मेजोरिटी कम्युनिटी होगी तो वही ज़्यादा वोट देगी। समझो अभी ए बी सी डी कम्युनिटी है, सी कम्युनिटी सबसे बड़ी है, तो उसके वोट ज़्यादा जाएंगे एक कैंडिडेट को, तो वो कैंडिडेट विन हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें मेजोरिटी कम्युनिटी कैंडिडेट विंस होता है, इसकी वजह से इसके ड्रॉप आगे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के अंदर, इसलिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लाना चाहिए। तो उसके हिसाब से जितना उसका प्रोपोर्शन है उतने उसको वोट मिल जाएंगे, इसके हिसाब से वो वर्क करता है। तो ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के अंदर ये होता है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन करने चाहिए। इंडिया के अंदर जो स्टेट्स है वो बहुत बड़े पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल लोगे तो वो सबसे बड़ा स्टेट है, गोवा लेंगे सबसे छोटा स्टेट है, ठीक है। तो पॉपुलेशन के हिसाब से ये अर्न बाय ऐसे, तो उन्होंने बोला कि और रिऑर्गेनाइज करो स्टेट्स का, पॉपुलेशन कम कम करो तो वो अच्छे से रेगुलेट कर पाओगे। अगर आप स्टेट का पॉपुलेशन कम होगी तो अच्छे से रेगुलेट कर पाओगे, इफेक्टिव गवर्नेंस होगा। इसलिए आप स्टेट की साइज छोटी करो, ये उन्होंने बोला है। उसके बाद उन्होंने रिकमेंडेशन दिया है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के अंदर कि आप सेंसस टाउन जो होते हैं, जिनके अंदर जो मेयर होते हैं, उनके इलेक्शंस डायरेक्ट करवाओ। अभी कैसे होते हैं, पहले मेंबर्स का इलेक्शन होता है, फिर मेंबर इनडायरेक्टली मेयर्स को सिलेक्ट करते हैं, वैसा मत करो आप। जो 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसके अंदर जो 18 क्रुशियल क्रिटिकल फंक्शन दिए गए, तो उसको डायरेक्टली इंप्लीमेंट करने के लिए आप मेयर का डायरेक्ट इलेक्शन करवाओ, तो लोग डायरेक्टली उसको इलेक्ट करेंगे, तो ही विल हैव पावर एंड ही विल डायरेक्टली इंप्लीमेंट द फंक्शंस। तो ये उनका कहना है। और उन्होंने सबसे बड़ी एक बात बोली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो अभी रीएडजस्टमेंट होना है नंबर ऑफ सीट्स का, नंबर ऑफ सीट्स जो हर स्टेट को एलोकेट किए गए, वो रीएडजस्टमेंट हो गए 2026 के बाद, ठीक है। जो पहला सेंसस होगा तो वहाँ पे वो रीएडजस्ट होंगे। तो उन्होंने बोला है कि ये रीएडजस्टमेंट सिर्फ पॉपुलेशन के बेसिस पे मत कीजिए आप। वो हर स्टेट की इकोनॉमी कैसे है, उसके बाद उसके लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी कैसे है, उसके ऊपर आप उसको नंबर ऑफ सीट्स दो। ये क्यों बोला है उन्होंने, क्योंकि जो नदर्न स्टेट्स है इंडिया के अंदर और जो सदर्न स्टेट है, नदर्न स्टेट की पॉपुलेशन बढ़ी हुई है, सदर्न स्टेट ने पॉपुलेशन पे वर्क किया और उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है। तो अगर फिर से पॉपुलेशन काउंटिंग मतलब सेंसस होगा और वहाँ पे ये दिखाया जाएगा कि यार साउदर्न स्टेट की तो पॉपुलेशन कम होगी, तो उनको नंबर ऑफ सीट्स रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा। तो हालांकि उन्होंने तो वर्क किया है, पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स लिए, उसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में आई है। और उनको उनको बेनिफिट मिलने की जगह उनको डिसएडवांटेज हो रहा है, उनका रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में राज्यसभा में कम हो रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। नॉर्दर्न स्टेट्स में पोवर्टी है, कभी भी उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उनको बेनिफिट मिलेगा पॉपुलेशन ज़्यादा का, और उनके नंबर ऑफ सीट्स बढ़ जाएंगे तो उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगा। तो ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि जो रीएडजस्टमेंट ऑफ नंबर ऑफ सीट्स होगा 2026 के बाद, उसके उसमें अगर आप सिर्फ पॉपुलेशन क्राइटेरिया मत रखिए, इकोनॉमी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, इन सारी चीज़ों को आप कंसीडर कीजिए। तो ये इलेक्टोरल रिफॉर्म से उन्होंने बातें की है वरुण धवन जी ने। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको याद रखिए, 6-7 पॉइंट है इसको, ठीक है। इसमें इतना ही था। उसके बाद यहाँ पे एक जो हमास के ऊपर अटैक हुआ है, ठीक है, जो हमास के ऊपर अटैक हुआ है उससे रिगार्डिंग आर्टिकल है, उसका कंपैरिजन किया इंडिया के साथ। इंडिया के अंदर 26/11 मुंबई के ऊपर जो अटैक हुआ था, अजमल कसाब वो टेररिस्ट आया था, उन्होंने फिर लोगों को मारा। तो उसके उन्होंने 7 अक्टूबर में जो अभी इसराइल के ऊपर हमास ने टेररिस्ट ने जो अटैक किया, उससे रिगार्डिंग ये आर्टिकल है, ठीक है। 7 अक्टूबर को उन्होंने अटैक किया, उसके रिटेलिएशन में इसराइल ने फिर हमास के ऊपर अटैक चालू कर दिया गया, ठीक है। और यही टेररिस्ट लोग चाहते थे कि जो हमास का इशू है वो इंटरनेशनलाइज हो, सारे लोगों को समझ में आए और उनकी वो अपने एम में सक्सेसफुल हो गए। वहीं पे राइटर बोलते हैं कि इंडिया के अंदर जब 26/11 में अटैक हुआ 2008 के अंदर, ठीक है, 2008 में कोस्टल वे से टेररिस्ट आए थे इंडिया के अंदर एंड दे अटैक्ड इंडिया। मुंबई में बहुत बड़ा अटैक हुआ था, ठीक है, 26/11 का। तो इंडिया ने वो इशू को रिटेलिएशन में पाकिस्तान के ऊपर वॉर नहीं किया, दोनों भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट से, ठीक है। तो इंडिया ने उसको पॉलिटिकल लेवल पे लिया
और जो इंटेंशन थे टेररिस्ट के कि दे वांट टू हाईलाइट द कश्मीर इशू, वो नहीं हुआ क्योंकि इंडिया ने रिटेलिएट नहीं किया, ये राइटर का कहना है, ठीक है। और यूएसए प्रेसिडेंट उस टाइम के जो थे, उन्होंने इंडिया की तारीफ भी की थी कि इंडिया इज अ रिस्पॉन्सिबल यूएस स्टेट। और 2009 में, 2008 में अटैक हुआ। 2009 में यूएसए ने क्या किया, उन्होंने एक बिल लाया था उनकी पार्लियामेंट में, केरी लुगार बिल, ठीक है। ये बिल का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आर्टिकल में दिया इसलिए मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ। तो इस आर्टिकल, इस बिल के हिसाब से उन्हें, केरी लुगार बिल के हिसाब से उन्होंने, यूएसए ने जो उनको फाइनेंसिंग करनी थी, पाकिस्तान को वो फाइनेंस करते थे, तो उन्होंने उसको ट्रिपल कर दिया फाइनेंसिंग को। पहले वो $400 मिलियन देते थे, तो अभी उन्होंने $1.5 बिलियन एनुअली, ठीक है, उन्होंने देना चालू कर दिया, ठीक है। और उन्होंने ये क्लॉज यहाँ पे एक ऐड किया कि आप टेररिज्म को सपोर्ट करना बंद करो, ठीक है। तो ये इनडायरेक्टली एक अशेमिंग बात थी पाकिस्तान के लिए कि डायरेक्टली अगर कोई आपको एड करने वाला कंट्री बोल रहा है कि आप टेररिज्म को सपोर्ट मत कीजिए, इसका मतलब वो लीगलाइज कर बोलता है कि आप टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हो। उसकी वजह से क्या हुआ पाकिस्तान के अंदर इनडायरेक्टली 2008 में, आपको भी पता है, इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे, ठीक है। तो इसकी वजह से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आना कम हो गई, ठीक है। और इंडिया ने जब वॉर नहीं डिक्लेयर किया पाकिस्तान के ऊपर, इसके लिए इंडिया के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थी, इकोनॉमिक लॉस कम हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर बढ़ गई। और इंडिया को आज अगर आप देखोगे तो ट्रिलियन डॉलर की, सॉरी, इकोनॉमी। तो अभी 10 साल के बाद 2019 में, 11 साल के बाद इंडिया जब एक स्ट्रांग नेशन बन गया, तो बालाकोट स्ट्राइक में इंडिया ने बालाकोट स्ट्राइक किया 2019 के अंदर, ठीक है। बालाकोट स्ट्राइक क्या हुआ था आपको पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ। 2019 में इंडिया ने पाकिस्तान के साइड में एयरफोर्स में एंटर करके, एयर स्पेस में एंटर करके पाकिस्तान के, तो वहाँ पे जो टेरर कैंप्स है उनको उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था, ठीक है। और यही राइटर यही बोल रहे हैं कि वॉर इज इजी, पीस इज हार्डर, ठीक है। वॉर करना एक इजी सोल्यूशन है, बट उसी जगह पीस एस्टेब्लिश करना ही उससे हार्ड है। लाइन अच्छी है, याद रखिए। तो यही उन्होंने बोला है कि इंडिया ने वेट किया समझदारी के जैसा, एक पावर कमाई, इकोनॉमिकली स्ट्रांग हुआ, फिर उसने रिटेलिएट किया, ठीक है। और उसी जगह वो इसराइल को कंडेम कर रही कि इसराइल ने ऐसा डायरेक्ट अटैक नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आज अगर आप हमास को खत्म कर दोगे तो कल कोई दूसरा आ ही जाएगा उनके लैंड के ऊपर और वो आपको रिटेलिएशन करना चालू कर देगा, ठीक है। ये उनका कहना है। इस आर्टिकल में इतना ही है बस। उसके बाद केस फाइल फॉर फायर क्रैकर्स वायलेशन इन तमिलनाडु, तमिलनाडु के अंदर फायर क्रैकर यूज कर, फायर क्रैकर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया। सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट आई है? सुप्रीम कोर्ट upheld that a ban on of firecrackers across India, saying that the directions against the use of barium and banned chemicals in firecrackers are applicable to the all states, not just Delhi and NCR, नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर का मतलब। तो जो फायर क्रैकर्स के अंदर बेरियम एंड अदर केमिकल्स यूज हो रहे हैं उनके ऊपर ऑल इंडिया बैन लगाया गया सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से, तो उसका वायलेशन में तमिलनाडु में हुआ है। और जिन्होंने फटाके वहाँ पे फायर क्रैकर बस्ट किए उनके ऊपर गवर्नमेंट एक्शन लेगी। ओके, तो यही न्यूज़ है। उसके बाद द नंबर ऑफ पीपल हु फ्लेड फ्रॉम म्यांमार टू मिजोरम, ये समझने के लिए आपको पहले मैप देखना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए म्यांमार है, ये चीन हिल है, और ये रखाइन, ठीक है, रखाइन माउंटेन्स, ये रखाइन स्टेट है, ठीक है। तो म्यांमार के अंदर ना एक 1 फरवरी को 2021 में, 1 फरवरी 2021 में कू हुआ था, मिलिट्री ने वहाँ पे सत्ता पलट दी और वहाँ पे जो डेमोक्रेटिकली एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट थी उनके लीडर्स को उन्होंने जेल में डाला और मिलिट्री रूल एस्टेब्लिश किया, ठीक है। तो वहाँ से जो रिफ्यूजी आ रहे, ये मिजोरम है, यहाँ पे ये जो रीजन है मिजोरम, मिजोरम, ठीक है, ये रीजन है मिजोरम। तो यहाँ पे फ्ली करके इस रीजन में यहाँ से यहाँ तक वो आ रहे हैं। तो इसी से रिगार्डिंग ये न्यूज़ है, ठीक है, कि ये बोल रहे कि अभी तक 5,000 लोग फ्लीड फ्रॉम द म्यांमार टू मिजोरम इन इंडिया फॉलोइंग द इंटेंस फाइटिंग ऑफ म्यांमार, रखाइन एंड चीन स्टेट, ठीक है। जो अभी अभी मैंने आपको दिखा रखाइन एंड चीन स्टेट, फिर से एक बार देखते हैं, ये रखाइन एंड चीन स्टेट्स, ठीक है। ये दोनों एरिया से यहाँ पे रेफ्यूजी इंडिया के म्यांमार के अंदर आ रहे हैं। इथनिक माइनॉरिटी इंसर्ज अटैक द सिक्योरिटी पोस्ट, तो वहाँ पे जो रिटेलिएशन में म्यांमार के अंदर जो
एक रेजिस्टेंस फ्रंट खड़ा हुआ है वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मतलब वहाँ के जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के सपोर्टर्स थे उन्होंने मिलिट्री के अगेंस्ट बोला है कि हम आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे, और वो फाइटिंग चालू है। तो वहाँ पे जो रेफ्यूजीज है वो इंडिया के अंदर भाग के आ रहे हैं और म्यांमार के अंदर आ रहे हैं। तो यहाँ पे ना इनके कल्चरल टाइज है, ठीक है, चीन कम्युनिटी के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो वो एक दूसरे की रिश्तेदारी आते हैं, तो वो उनको ऑक्यूपाई भी करके ले रहे इंडिया के अंदर। लेकिन इंडिया ने ऐसा कुछ मतलब ऑफिशियली नहीं बोला है कि दे आर एक्सेप्टिंग द रिफ्यूजीज। और इंडिया ने पहली बार उनके जो मिलिट्री गवर्नमेंट उनके साथ रिलेशन एस्टेब्लिश किए। इसके पहले भी जब को हुआ था तो इंडिया ने उनके साथ रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं किए थे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। तो यहाँ पे कम्युनिटी राइट्स एंड फॉरेस्ट राइट्स कंजर्वेशन है, ठीक है। तो ये आर्टिकल में क्या दिया गया है, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो फॉरेस्ट राइट कंजर्वेशन एक्ट अभी जो 2023 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 में आया है, तो इन्होंने बोला इसके अंदर उन्होंने फॉरेस्ट की डेफिनेशन चेंज की है। और जो फॉरेस्ट के डेफिनेशन को इन्होंने पुश बैक करके टू 1927 के जो फॉरेस्ट एक्ट है, 1927 का जो फॉरेस्ट एक्ट है उस डेफिनेशन को उन्होंने फॉरेस्ट को आइडेंटिफाई किया है। तो इन्होंने ये बोला है कि ये प्रो डेवलपमेंट है, ऐसा वैसा वो बोला है, और उन्होंने डेफिनेशन ही चेंज कर दी है क्योंकि वो आपके डेवलपमेंट के काम के आड़े आ रहा था। आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, अपन लाइन बाय लाइन जाएंगे, टाइम लगेगा इसके अंदर, बट ये इस पे क्वेश्चन भी बन सकता है क्योंकि ये रिसेंट एक्ट आया है अभी का। तो इसमें एक एक पॉइंट टू पॉइंट जाएंगे। अभी तक की स्टोरी क्या बोलता है वो देखेंगे। फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट हैज बीन रिसीव्ड लिमिटेड अटेंशन एंड लिटिल डिस्कस अबाउट इट्स इम्पैक्ट इन फॉरेस्ट एंड ऑन इट्स इनहेबिटेंट, ठीक है। फ्रॉम द कॉलोनियल फ्रॉम द कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉज इन 1965, सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट लॉ लाया था 1865 सॉरी, to the Forest Conservation Amendment 2023. More than 15 laws, acts, and policies have been formulated interlinking the forest with the legal and policy frameworks. अभी तक 15 लॉ आए, ब्रिटिशर्स ने लॉ लाया और 2023 के लॉ के बीच तक। न्यू अमेंडमेंट क्या क्या दिया गया? At first glance, the amendment primarily aims to tackle the critical issues of climate change, deforestation, focusing on effective management and afforestation. पहली नजर में देखेंगे तो ऐसा लग रहा है अपने को ये चीजों पे वो फोकस कर रहे हैं। The law further aims to determine how the forest can be utilized for economic gain, manner in which it seeks to achieve this goal, outline the legislation. अगर आगे आप इसको देखोगे तो इसमें ये दिखाया गया है कि जो लेजिस्लेशन है वो इकोनॉमिक गेन अटेंड करने के लिए इसको अमेंड किया गया है, ठीक है। As per the amendment, the forest law will now apply exclusively to the area recognized under the 1927 Forest Act and those designated as on and after October 25, 1980, ठीक है। तो 1927 के फॉरेस्ट एक्ट के अंदर जो फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर किया है उसी एरिया को फॉरेस्ट माना जाएगा। इंपॉर्टेंट है, 1927 फॉरेस्ट एक्ट के अंदर जो एरिया को फॉरेस्ट बोला गया था उसी को फॉरेस्ट माना जाएगा। द एक्ट विल नॉट एप्लीकेबल टू द फॉरेस्ट विच वॉज कन्वर्टेड फॉर नॉन फॉरेस्ट यूज on and after the 12th September 1996 and land which falls under the 100 km from the China and Pakistan border where the central government can build the linear projects, ठीक है। जो बॉर्डर एरिया है 100 किलोमीटर उसके इंडिया के साइड में इंडिया गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन कर सकती है, उसके लिए उनको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज उन्होंने बोला है कि जो दिसंबर 12 1996 के बाद, ठीक है, जो लैंड कन्वर्ट किया गया है उस पर यह लॉ अप्लाई नहीं होगा नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए। जो फॉरेस्ट लैंड कन्वर्ट किया गया है उसके ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। द एस्टेब्लिश सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी फॉर द सर्विलेंस एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑथोराइज्ड टू कंस्ट्रक्ट द सिक्योरिटी मेजर्स इन द एरियाज अप टू 10 हेक्टर्स, ठीक है। सिंपल सा पॉइंट है, कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। 10 हेक्टर तक वो कंस्ट्रक्शन उसमें वो सिक्योरिटी मेजर्स ले सकते हैं। दिस प्रोविजन आल्सो अप्लाइज टू द एरिया अप टू द 5 हेक्टर्स सॉरी विच आर डेजिग्नेटेड एज वल्नरेबल्स। तो ये सेम प्रोविजन वल्नरेबल एरियाज के अंदर भी 5 हेक्टर्स तक ये काम आएगा। तो इस एरिया के अंदर वो टूरिज्म, इको टूरिज्म, सफारी, इन्वायरमेंटल एंटरटेनमेंट ये कर सकते हैं। ये कीवर्ड्स है, इन्वायरमेंटल एंटरटेनमेंट वगैरह, ये आप मेंस के आंसर लिख सकते हो। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इनिशिएटिव इज टू इम्प्रूव द लाइवलीहुड ऑफ दोज reliant on the forest resources, a goal that drawn the criticism from tribal communities and human right activities, ठीक है। देखिए एक फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आया था 2006 के अंदर, उसके अंदर उन्होंने बोला था जो फॉरेस्ट लैंड है उसके ऊपर ट्राइबल लोगों का अधिकार है, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स है उनका अधिकार है,
उनकी वो राइट है, तो उनके नाम पे वो लैंड की जा सकती है, लेकिन वो ट्रांसफरेबल नहीं है, वो उनको ही वहाँ पे कुछ काम वाम करके खेती बाड़ी करके वो उनका खुद का गुजारा कर सकते हैं उसके ऊपर। तो the main objective of this initiative is livelihood resilient on the forest resources. The goal was drawn criticism from the tribal communities and human activities. तो इनका उन्होंने विरोध किया, क्योंकि अगर आप डेफिनेशन ही फॉरेस्ट की चेंज कर दोगे तो उनका जो एरिया है वो क्लेम करते थे वो कम हो जाएगा, ये इन्होंने बोला। वाई द अमेंडमेंट ब्रॉट, क्यों लाया था अमेंडमेंट को? गोदावर्मम Tirumukalapad case, prominent legal dispute that came before the Supreme Court in 1996, led to the interpretation of forest land in the accordance with the dictionary meaning. Subsequently, all the private forests were brought under the ambit of 1980s law. ठीक है, इस केस के अंदर जो फॉरेस्ट लैंड है उसको, जो प्राइवेट फॉरेस्ट है उसको भी फॉरेस्ट लैंड के अंदर 1980s के लॉ के अंदर लाया गया था। लेजिस्लेशन प्राइमरली एम टू रिस्ट्रिक्ट the forest land from being used for the various non-forest purposes, including the conversion of land for the large scale industrial areas. कन्वर्जन करेंगे फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए, जैसे कि इंडस्ट्रियल एरिया के लिए। लॉ हैज बीन फेस सिग्निफिकेंट ऑपोजिशन फ्रॉम private landowners, individuals, organizations involved in the forest conservation, pursued the adverse impact on the country's industrial progress. ठीक है, तो लैंड ओनर्स, इंडिविजुअल्स, इन्होंने इसको अपोजिशन किया है और इसकी वजह से इंडस्ट्रियल इट्स इम्पैक्ट ऑन द इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस के ऊपर भी इसका एडवर्स इम्पैक्ट होगा, ये इन्होंने बोला है। ठीक है, कुछ समझाने जैसा नहीं इसके अंदर। द फैक्टर्स केम टू द forefront again when the forest conservation amendment bill was introduced in the parliament in the March, triggering the extensive discussion and debates. The parliament then referred the bill to the 31 joint parliamentary committee. ठीक है, जो पार्लियामेंट में जब बिल आया था 30 मार्च के अंदर, तो उस पर डिबेट हुई थी, तो उन्होंने बोला ठीक है कंसेंसस नहीं बन रहे तो अपन इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास देंगे। उसके अंदर 31 मेंबर्स थे, तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने इसके ऊपर स्टडी की और उसके अंदर सिर्फ 6 मेंबर जो थे वो अपोजिशन पार्टी से थे। जुलाई 20 को उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की और उसके अंदर जो माइनॉरिटी व्यू पॉइंट जो होल्डिंग कर रही थी उसके ऊपर वो छोटा था। जो माइनॉरिटी होल्डिंग व्यू पॉइंट होता है इसका मतलब उसके नेगेटिव में, मतलब इसको क्यों पास नहीं करना चाहिए इसके ऊपर, लेकिन मेजोरिटी इसके फेवर में था। ठीक है, क्योंकि मेंबर ज़्यादा थे, मेजोरिटी बीजेपी के मेंबर थे। Therefore, the bill was successfully passed in the both house of the parliament without substantial debate. ठीक है, without substantial debate and discussion. Therefore, there was no collaborative discussion with the southern states concerning. तो यहाँ पे एक बात बोली गई कि southern state को ज़्यादा कंसर्न नहीं किया गया है, हालांकि उनकी भी लैंड आती है इसके अंदर। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। इफ द गवर्नमेंट were to remove the forest from the purview of the Forest Conservation Act, it would effectively obstruct the indigenous communities from assuring their rights. जो मैंने आपको अभी बताया था, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में आया था, तो वहाँ पे कुछ लैंड 4 एकड़ तक हर इंडिविजुअल फैमिली को दिया गया था। तो अगर आप लैंड फॉरेस्ट का ही डेफिनेशन छोटा कर दोगे तो उनका क्लेम भी इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, व्हाट हैपेंड? The stipulation of prior consent. The Forest Conservation Act underwent important amendment 2006 and 2016 and 2017 that stipulated that the prior consent from the tribal Gram Sabha was mandatory for the alteration of any alteration of forest to non-forest purpose. 2016 and 2017 में जो अमेंडमेंट आया था इम्पोर्टेंट है, याद रखिए इसको, कि वहां पे बोला था कि अगर आपको लैंड कन्वर्ट करना है नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए फॉरेस्ट लैंड को, तो आपको जो ग्राम सभा है वहां की उसका आपको प्रायर कंसेंट, उनकी परमिशन की से वो आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये इन्होंने बोला था। हाउएवर द रिसेंट रिजर्वेशन टू द लेजिस्लेशन हैव रिमूव्ड द नेसेसरी कंसेंट। अभी जो एक्ट आया 2023 में उसमें उन्होंने बोला कि प्रायर कंसेंट की कोई जरूरत नहीं है अगर आपको लैंड कन्वर्ट करना होगा फॉरेस्ट लैंड नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए। ठीक है, नेवरदलेस in the situation the state government can protectively engage in the specific activity within the framework through the inclusion of Gram Sabha, particularly in the matter of land acquisition for various purposes establishes the state level steering committee. ठीक है, लेकिन अगर स्टेट चाहती है तो वो एस्टेब्लिश कर सकती है, वो कंपल्सन कर सकती है, ग्राम सभा का आपको परमिशन लेना पड़ेगा एक स्टेट लेवल स्टेयरिंग कमेटी को बना के। बट द न्यूमरस स्टेट गवर्नमेंट माइट हेजिटेट ऑन द एक्सपेक्ट एंड एज दे hold the preconceived notion that the Adivasi Gram Sabha is anti-development and they fear the decision would hinder the economically lucrative forestation initiatives.
बहुत सारे टेस्ट अभी स्टेट्स को ये मानते हैं कि जो ग्राम आदिवासी ग्राम सभा होती है वो एंटी डेवलपमेंट होती है, उनको चेंज पसंद नहीं होता, इसके लिए वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे और वो कोई स्टेयरिंग कमेटी नहीं बनाएंगे। ठीक है। व्हाट इज द कंपेंसेटरी ऑफ फॉरेस्टेशन, ठीक है, जो अगर कोई फॉरेस्ट लैंड नॉन फॉरेस्ट लैंड के लिए कन्वर्ट किया जाता है इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए समझो, तो जितना वो लैंड कन्वर्ट कर रहे हैं उतने लैंड की जगह उनको दूसरी जगह लैंड के ऊपर पेड़ वेड लगा के देने पड़ते हैं, उतना कंपनसेशन देना पड़ता है। ये था अफॉरेस्ट कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन। कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन अगर फॉरेस्ट लैंड कन्वर्ट करती है नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए, तो द compensatory afforestation act encountered the significant changes in the past primarily due to the ambiguity in the original legislation and shortage of available land. The goal of the new amendment is to streamline the process. पहले ambiguity थी कि कौन से प्रकार के झाड़ लगाने, क्या लगाना, ये कुछ वहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया था। The law mandated that the every parcel of the land that is lost due to the afforestation efforts, an equivalent amount of land mass must be afforested elsewhere. जितना लैंड का आप टुकड़ा एक्यूपाई कर रहे हो उतना ही तो साइज का टुकड़ा आपको दूसरी जगह अफोरेस्टेशन करना पड़ेगा। इट डज नॉट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ट्री दैट शुड बी प्लांटेड, लिविंग रूम फॉर द डिस्क्रिप्शन। ठीक है। तो ये नहीं बोला था कि यार वहाँ पे कौन से बायोडाइवर्सिटी थी वही बायोडाइवर्सिटी आप यहाँ पे एस्टेब्लिश करो, ऐसा कुछ उन्होंने बोला नहीं था। हाउ फार दिस अफेक्ट द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, तो अभी ये अमेंडमेंट कैसे अफेक्ट करेगा फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को। डिस्पाइट द इनिशियल enthusiasm, it appeared that the both center and the state government had become less enthusiastic about implementing the Forest Rights Act in their state. जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट था उसके बारे में मैंने आपको अभी बताया कि उसके अंदर 4 एकड़ तक का लैंड दिया जाता था, तो उसको पहले बहुत इंथुसियास्टिक थी, बहुत उत्साह था लोगों में सेंटर और स्टेट की इसको इम्प्लीमेंट करने का, लेकिन बाद में दोनों का इंटरेस्ट कम हो गया। मैनी कंसिडर दैट द एक्ट एज implementation to convert the forest land for the non-forest purpose, the agriculture, the state government and its bureaucracy hold its view that the granting community rights under the Forest Rights Act could weaken the state's authority over the forest. तो यही उन्होंने बोला है कि ये स्टेट की अथॉरिटी वीक करता है अगर आप कि उनको कम्युनिटी राइट्स देते हो ग्राम सभा को कि आपकी कम्युनिटी आप डिसाइड करोगे कि ये फॉरेस्ट लैंड नॉन फॉरेस्ट लैंड के लिए पर्पस के लिए कन्वर्ट होगा कि नहीं, तो वो बोलते कि स्टेट की अथॉरिटी कम होती है उस लैंड के ऊपर, इसलिए थोड़े रिलेक्टेंट है स्टेट इसके ऊपर। टू नेविगेट दिस सिचुएशन द गवर्नमेंट हैज ऑप्टेड टू रिड्यूस और डायल्यूट द एक्सटेंट ऑफ द फॉरेस्ट एरियाज रादर देन अमेंडिंग द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, देयर बाय लिमिटिंग द पोटेंशियल फॉर एड्रेसिंग द आदिवासी क्लेम्स। सही बात है। Amendment also failed to address the growing concerns of human-animal conflicts in the forest, particularly in the Adivasi hamlets of Western Ghats region. These conflicts not only endanger the livelihoods of Adivasi but also the purpose pose a threat to wildlife। ठीक है। तो इसकी वजह से वाइल्ड लाइफ ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको भी निगलेक्ट किया जाता है, और यही इन्होंने यहाँ पे बताया है। ठीक है। What are the problems? When examined superficially, the law appeared to address without complication. ऊपर से देखेंगे तो सब सही लगेगा। However, once the law is put into the practice, it presents the substantial challenges to the forest dwelling communities and government agencies. अगर implement किया जाएगा इस law को तो जो मैंने आपको बताया जो forest dwelling communities उनको challenge हो सकती है। It contradicts the concept of decentralization of forest governance as the forest in the कंट्री फॉल अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट। फॉरेस्ट जो सब्जेक्ट है वो कॉन्करेंट लिस्ट है, इसका मतलब स्टेट भी और सेंटर भी इसके ऊपर लॉ बना सकती है, तो इसको वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है क्योंकि ये तो पूरा सेंटर ने लॉ बना दिया है, उसको इम्प्लीमेंट करना है स्टेट को। डिफाइनिंग द स्ट्रेटेजिक लीनियर प्रोजेक्ट्स बिकम द एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स एंड वेग। जो बॉर्डर के ऊपर जो लीनियर प्रोजेक्ट बनाएंगे 100 किलोमीटर तक इंडिया की साइड के अंदर, तो वो एकदम वेग है और एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स है, तो इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, वो इन्वायरमेंट को कितना हार्म करेगा, इसके बारे में कुछ ये नहीं है, क्लैरिटी नहीं। तो इसी आर्टिकल में इतना ही, बहुत ज़्यादा पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, तो इसको इवोल्यूशन दिया है फॉरेस्ट एक्ट्स के रिगार्डिंग। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1400 म्यांमार सिटीजन टेक रिफ्यूजी इन मिजोरम वन डेट। ठीक है, इतना याद रखिए जो अभी मैंने बताया। चीन एंड रखाइन स्टेट, ठीक है, चीन CHI चीन एंड रखाइन स्टेट यहाँ से रिफ्यूजी आ रहे हैं म्यांमार के, और वो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे मिलिट्री कू हो गया है। ठीक है, मतलब मिलिट्री ने वहाँ पे सत्ता हत्या ली है। ठीक है, वो जो फर्स्ट न्यूज़ पे अपन न्यूज़ देखी थी, दिल्ली मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड, स्विस सर्वे ने ये बोला है। ऑन द मंडे डे आफ्टर दीपावली 3 इंडियन मेट्रोपॉलिटन फिगर ऑन द लिस्ट ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज इन द वर्ल्ड कंपाइल्ड बाय द स्विस एयर प्यूरिफायर कंपनी।
IQ एयर इन्होंने ये बोला है। 3 सिटी के नाम दिए गए, एक दिल्ली, उसके बाद मुंबई, फिर उसके बाद कलकत्ता। ठीक है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, ये नाम याद रखिए। जयशंकर मीट द न्यूली अपॉइंटेड यूके फॉरेन सेक्रेटरी। ठीक है, जो ऋषि सोनोगे उन्होंने वहाँ पे कैबिनेट में चेंज किया है, वहाँ के उन्होंने अपॉइंट किया है फॉरेन सेक्रेटरी यूके का नए बंदे को। तो उनसे उन्होंने मुलाकात की। जयशंकर 4 दिन की विजिट पे थे यूके के अंदर। क्यों थे वहाँ पे? वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से रिगार्डिंग बात करने गए थे। कुछ कंसेंसस बने नहीं है अभी तक। ठीक है, तो ही ऑल्सो डिस्कस द इन, हाँ देखिए, ही ऑल्सो डिस्कस, जयशंकर ऑल्सो डिस्कस एनहांसिंग द सिक्योरिटी एंड डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड यूके, अपॉर्चुनिटी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस रिलेटेड गुड्स इन द इंडिया। ठीक है, अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर बात चल रही है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA अभी बात कंक्लूड नहीं हुई है, देखते हैं उनकी विजिट के बाद क्या होता है। फॉरेन डिग्रीज इन इंडियन इंस्टीट्यूशन में रिक्वायर्ड इक्विवेलेंस। ठीक है, जो UCG यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, तो उन्होंने बोला था कि इंडिया के अंदर फॉरेन यूनिवर्सिटी अपना इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन ये आया कि इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करने के बाद जो डिग्री देंगे वो इंडियन डिग्री के इक्विवेलेंस उतने बराबर होगी कि नहीं। तो अभी उन्होंने बोला हाँ वो इंडिया के बराबर हो गए। ये उन्होंने इतना इस न्यूज़ के अंदर है कि उन्होंने बोला हाँ जो डिग्री देंगे वो इंडिया की इक्विवेलेंस के बराबर होगी। नेपाल टू बैन द चाइना टिकटॉक, एग्रीड द allies डैमेजिंग द सोशल इम्पैक्ट। तो इंडिया ने पहले ही बैन कर दिया था टिकटॉक को, अभी नेपाल ने भी बैन किया। बोला कि ये जो सोशल फाइब्रिक उसको चेंज कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है सोसाइटी के ऊपर, इसकी वजह से उन्होंने उसको बैन कर दिया गया। ठीक है, पाकिस्तान ओपन द 3 न्यू बॉर्डर क्रॉसिंग टू डिपोर्ट्स अफगान। ठीक है, अफगान बंदे को निकालने के लिए उन्होंने 3 न्यू बॉर्डर्स क्रॉसिंग ओपन की उन्होंने। नियरली द 3 लाख Afghans left the Pakistan in recent weeks since the authorities started arresting and deporting the foreign national after the October 31st deadline for the migrants without the legal status leaving the community voluntarily। ठीक है, जब रशिया ने अफगानिस्तान पे अटैक किया था, जब USA ने अफगानिस्तान पे अटैक किया था, तब जो रेफ्यूजी थे वो पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिश हो गए थे जाके। तो उसमें 2 टाइप के रेफ्यूजी थे, एक विदाउट डॉक्यूमेंट और एक विद डॉक्यूमेंट। जो विदाउट डॉक्यूमेंट है उनको इलीगल रेफ्यूजी बोला। तो अब पाकिस्तान ने बोला हमारे यहाँ टेररिज्म जो अटैक वगैरह हो रहे हैं वो आपके लोगों की वजह से हो रही है, इंस्टेबिलिटी आ रही है, हमारे लोगों के पास खाने को पैसे नहीं, हम आपको कहाँ से खिलाएंगे। तो उन्होंने बोला था कि 1 नवंबर से पहले, मतलब 31 अक्टूबर के पहले पहले आप आपके सारे लोगों को निकाल दो, नहीं तो हम फोर्सफुल इवैक्यूएशन करेंगे। तो उसी के अंदर इन्होंने 3 लाख लोगों को बोला कि आप चले जाओ, और उसका मतलब उनको निकालने की प्रोसेस उन्होंने चालू कर दी। ठीक है, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम के ऊपर स्वैग UPSC ओनली चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इसको आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। डोंट बी ग्रीडी, शेयर द नॉलेज, इट विल बेनिफिट यू। ठीक है, थैंक यू फॉर द डिस्कशन।